नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो हमने जो यूजी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हमने यूनिट 7 शुरू किया था, जो कि कहानी है। और उस क्रम में कहानियों का पढ़ते-पढ़ते आज हमें पढ़ना है अमृतसर आ गया है। तो कहानी को शुरू करने से पहले 2-4 बातें करेंगे। पहली बात है कि वीडियो को दोगुना स्पीड से देखें। दूसरी चीज़ है कि दुगुना से या डेढ़ गुना से आप देखिए या अपने हिसाब से देख लीजिए। दूसरी चीज़ है कि शॉर्टकट ना अपनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं चाहता तो इसको टाइप कर सकता था, लेकिन जानबूझ के टाइप नहीं करता हूँ, ताकि आपको हाथ से लिखी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट आए और लगे कि नहीं, मुझे भी ऐसे नोट्स बनाने हैं। और एक चीज़ है ना कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक एग्ज़ाम आज के समय में क्वालिफाई करने से आप अंतिम चयन नहीं पाइएगा। अंतिम चयन के लिए अपने आप को घिसना पड़ेगा, और उस घिसने के लिए आपको कई तरह के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा अलग-अलग किताबों से चीज़ों को संकलित करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपके जो प्रॉपर नोट्स होंगे उनका आप अध्ययन कर पाएँगे, तब जाकर के आप कॉम्पिटिशन में फ़ाइट करेंगे और अंतिम आपका चयन होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए, डीपली अध्ययन कीजिए, तब जाकर के आज के परिवेश में कुछ हो पाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी कहानी के लिए नाटक वगैरह चाहे जितना कुछ हो गया जो कि नेट के सिलेबस में लगा है, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। एक-एक करके मैं अपडेट करते रहूँगा। आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। मेरी तरफ से जो भी मार्गदर्शन होगा मैं आपको देते रहूँगा। मुझे भी नेट का आइडिया, मैंने भी नेट क्रैक किया हुआ है। मुझे भी आइडिया है कैसे क्या करना है, तो फिर लगे रहिए, भरोसा बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, और तौर तरीका या सभी जो तौर तरीके हैं या मेरे नोट्स हैं वो आपके सामने हैं। आप देखिए, मेहनत कीजिए। बाकी शुरू करते हैं। अमृतसर आ गया, इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ था ना 1973 में हुआ था, और हंस पत्रिका में ये कहानी छपी थी। इसके लेखक जो है ना भीष्म साहनी है, और ये पटरियाँ पटरियाँ जो कहानी संग्रह है ना, उसी से इस कहानी को लिया गया है, या उसी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। तो पटरिया कब आया था? 1973 में ही हुआ आया था कहानी संग्रह, जिसमें कि ये अमृतसर आ गया कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख पात्र में कथावाचक स्वयं लेखक ही है। एक दुबला बाबू लेखक का सहयात्री है जो उसके साथ यात्रा करता है। एक तरह से देखा जाए तो यह दुबला बाबू जो है ना, यही कहानी का नायक भी है। उसके बाद से डिबे के 3 पठान, सरदार, बुढ़िया और एक भिश्ती है जो कि पानी पिलाने आता है बीच में, वो क्रम आएगा। पटरियाँ जो कहानी संग्रह है उसमें कौन कौन सी कहानियाँ हैं वो देखेंगे। एक तो पटरिया नाम की खुद कहानी है, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका प्रस्त, जख्म। अगला क्या है? अगला है पैरों के निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगौड़ा इत्यादि। अब यहाँ एक चीज़ है ना कि इसमें इस पूरी कहानी में ना स्मरणीय क्या क्या चीज़ है ना, चूंकि नोट्स में तो सब शामिल करना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के कुछ हो पाएगा। तो स्मरणीय तथ्य देखेंगे। ये क्या है? मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के पश्चात बढ़ती सांप्रदायिकता को रेल यात्रा के दौरान घटित घटना से दिखाने का प्रयास किया गया है। शुरू में खुशनुमा माहौल रहता है, बाद में वातावरण जो होता है ना भयाक्रांत हो गया है। उल्लिखित स्थान कहानी में किन किन स्थानों के नाम आए हैं? पेशावर का नाम आया है, बम्बई का आया है, वजीराबाद का आया है, दिल्ली का आया है, अमृतसर का आया है, और हर बसंतपुरा का आया है। क्या है ना, कई बार क्या होता है कि अब तो नेट में ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि इनका क्रम बताइए कि किस क्रम से कहानी में आए हैं। सोचिए, आपको कितना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, इनका क्रम तक पूछा जा रहा है। तो कम से कम आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप इसको ध्यान में रखेंगे, तब जा करके आप बेहतर कर पाएंगे। अब नीचे पढ़ते हैं प्रमुख उद्धरण या प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस कहानी से रिलेटेड। तो प्रमुख उद्धरण में क्या है? दंगा की घटना कहाँ से शुरू हुई थी? वजीराबाद स्टेशन पर हुई। अब प्रमुख उद्धरण या पंक्तियों में देखेंगे। उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झूठ फूटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ फूटे में बीता जान पड़ता है। बड़े जीवट हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी जरूर दुरुस्त कर देते। उसके बाद से क्या, मेरे सामने बैठ सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जीना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान जाकर बस जाएंगे, और हर बार मैं यही जवाब देता रहा कि बम्बई क्यों छोड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे कहानी। अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया है।
अब यहाँ शुरू करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाले सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे। लाम मतलब होता है सेना या फौज, ठीक है, यानी फौज के किस्से सुनाते रहे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी कर हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। एक तरह से समझिए तो इस कहानी के एक खलनायक हैं। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वो दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी न किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाई और कोने में बैठी एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यहीं कुछ लोग रहे होंगे, संभव 2 एक और मुसाफिर भी रहे होंगे, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मेरे मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झूठ-फूटी में जी रहे हैं। शायद उस समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठ-फूटी में बीता जान पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झूठ-फूटा भी गहराता चला जाता है। ये पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ऊपर जिक्र किया था और यहाँ भी आ गई। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने पर ऐलान किया गया था कि लोग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी को भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जीना शाही बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते-जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरुदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़ जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यूं ये आज़ादी की तैयारियां चल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने के बाद दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झूठ-फूट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम स्टेशन पीछे छूट चुका था और ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोली और उसमें उबला हुआ मांस और नॉन रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरे बगल में बैठे बाबू की ओर भी नॉन का एक टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। काले बाबू, ताकत आएगी, आम जैसा हो जाएगा, बीवी तेरी साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उताले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चाहक कर बोला, ओ कंजीर के तुम इधर, तुम कौन दिक्कत आए, हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोती तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा कर उठा और दुबला पतला बाबू हंसता रहा, सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, हम कहता है तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मग्न थे। इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए, स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तूंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर एक आंख मारी और खी खी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कहा उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें से एक तरह की बेतकल्फी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा कहानी की बातें करेंगे।
तभी किसी ने स्टेशन पर गाड़ी रोकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छल चलाते लोटे से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वो भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इसलिए घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छत खिड़कियों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से प्लेटफॉर्म की ओर से न खुलकर दूसरी ओर खुलता था। हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा, नहीं है जगह, बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा था, अंदर आने की चेष्टा करता रहा। अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे, और एक बार जैसे तैसे वो अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता था। फिर वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है, और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं ये जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और रखते मुछों वाला एक आदमी अंदर से घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान पर काम करता होगा। वह लोगों की शिकायतें आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वो अपने किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे से एक पतली सूखी सी औरत नजर आई, और उसके पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। अभी लोग चिल्लाए जा रहे थे, सरदार जी कुल्लों के बल बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और भी लोग चिल्ला रहे थे। वो आदमी अपनी सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी शरणास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वो आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंदी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूँ, इस डिब्बे में बैठो। तुम्हारे बहुत लोग चुप हो गए, पर बैर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न तब आगे बढ़कर ऊपर से मुसाफिर की लात जमा दी, और लात उस आदमी के लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी, और वो हाय हाय करते हुए उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बों में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद वो बड़ी बड़ी गठरियां आई, उस पर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये, वो चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे ढकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी चोट लगने से वो कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ऐ नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगे। छूट गया, सामान छूट गया, वो आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वो आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पट्टी और गठरिया बाहर फेंकते हुए दरवाजे के डंडौरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करते हुए नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांघते हुए आगे बढ़ गए। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखा और कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल गई थी। शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते हुए धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है। स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं तो दंगा हुआ है।
शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाले बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखते जा रहे थे। सभी मुसाफिर की आंख पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा संकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन है? कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपने वास्कट में जब से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी वक्त उसके बुदबुदाते होंठ नजर आते, लगता है उनमें कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भीषती पीठ पर पानी की मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों को अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता है उस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाजें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है तो मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उसे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य मुसाफिर भी चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पे उतर जाओ, जनाना डब्बों में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वो अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा। देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है कि किसी मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चिंत बैठे थे। हाँ, उन्होंने बतियाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब से काले मनकों की तहसीब निकाली और धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया है। चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगी, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हर बसंतपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों वे? तसीब वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा तुम, जंजीर खींचूं? और खींच करके वह हंस दिया। जाहिर है वह हर बसंतपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकसर रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाक एक शब्द हुआ और शायद गाड़ी लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर दिशा में देखा जिस जिस ओर गाड़ी बढ़ती जा रही थी। शहर आ गया है,
वो भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर कहा और उछलकर खड़ा हो गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, अब ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की डैश, नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं डैश। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा। तहसीब वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओए क्या है बाबू, हमको कुछ बोला। बाबू को उत्तेजित कर देख अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतरो, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे। तेरी उस ओ बाबू बकर बकर नहीं करो। ओ खजीर के तुकम, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर। बाबू ने चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वो सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू ने चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, ओ जीण जोगियो, आराम नाल बैठियो, बेरब दियो बंदियो, कुछ होश करो। ये पंजाबी लाइन है, चूंकि ये पंजाब की ही कहानी है तो ये पंजाबी लाइन है। इसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उसमें छीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े और सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर हो रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी थी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे बाबू आता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो देखा कि उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाले सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को और नीचे की ओर सरका दिया। सीट पर बैठती हुई उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर हड़बड़ाया और चारों तरफ देखने लगा। निकल गए हरामी डैश, सब के सब निकल गए। फिर वो सिर पिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, तुम सब नामर्द हो, बुजदिल हो। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे, किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी थी। फिर वह मेरी वाली सीट पर आ बैठा, बड़ा ही उत्तेजित था और बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे इस कोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था। गाड़ी उस आलोक में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों के सामने देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे से निकल कर किस ओर गए हैं। उसका सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी की हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा। डिब्बे में लेट पाने की जगह नहीं थी। बैठे बैठे नींद मेरा सिर की ओर एक लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मेरे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी ने फिर सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू नजर पड़ती तो कभी वो खिड़की से बाहर मुंह किराए किए देख रहा होता, तो कभी दीवार से पीठ लगाए तन पर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त स्टेशन पर रुकती पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है, जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी से उतरा हो और झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उस तरफ अदलेटे खिड़की से बाहर देखा, दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी पर कोई स्टेशन लांग कर आई थी और अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर
लगी रही। फिर मैंने उसको समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था बॉम्ब फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा, डिब्बे का दरवाजा बंद था। फिर मुझे दरवाजा खींचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ सुना कि लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा, सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़कर आया था और उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव। उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़ कर देख हाँफता हुआ कह जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, चढ़ आजा। दरवाजे पर फिर लाठी पटपटाने की आवाज आई, खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वो आदमी हाँफ रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर के दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है, इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वो आदमी खिड़की से अपना हाथ डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया ना, उतर जाओ गाड़ी से। तो बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे ही इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते हुए देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार से उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। वह दो एक बार अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अध मुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि वह कौन है और उसे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उसके दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा वह मुस्कुराया है और वास्तव में केवल क्षय के कारण ही होठों में बल पड़ने थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागते हुए बड़बड़ाए कोसे जा रहे थे। अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसके पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है और उसके पैर जम नहीं पा रहे हैं। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे पर भूत का भूत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथों में था। मुझे लगा जैसे वह छड़ फेंक देना चाहता हो, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा था। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी। डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वो आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया और एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे से बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर बाद वो खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद किया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा और अपने दोनों हाथों की ओर देखा। एक एक करके दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही। फिर वो दबे पांव चलता हुआ आया और मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झूठ-फूटा छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर हल्की सी लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरे बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रख सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके हाथ बतियाने लगे। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो, बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है।
तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बों से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम दुरुस्त जरूर कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। तो ये रहा कहानी। अब इसका हम देख लेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल आप यहाँ से देखेंगे तो अमृतसर आ गया भीष्म साहनी का, पटरिया 1973 जो कि मैंने ऊपर चर्चा किया था, मैं शैली में लिखित कहानी है, ये भी मैंने चर्चा किया था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सांप्रदायिक हिंसा की कहानी है, ये भी किया था। उल्लिखित स्थान, पात्र वगैरह बारे में आप देख लेंगे। उसके बाद से फिर मैंने प्रमुख उद्धरण वगैरह देख लेंगे, यहाँ सब देख लेंगे। कोई बात कहने पर खी खी करके हंसता है सरदार जी जो है, पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है, ये भी देख सकते हैं। बेइज्जती क्या है, दंगों के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है, महज एक बार ही इसका जिक्र है। प्रमुख उद्धरण देख लेंगे, प्रमुख उद्धरण को कहानी भी मैंने जिक्र किया है। तो अब देखिए ये यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपको दिख ही रहा होगा। तो ये प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाते वक्त अंडरलाइन कर दिया था, तो उससे आप इसको नोट में सम्मिलित कर लेंगे। मिलेंगे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।